हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमारा जो अब आगे टॉपिक होगा वो होगा इन्वेजन्स। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। तो हम लोगों ने अभी तक इससे पहले देखा हेरेक डायनेस्टी, और हेरेक डायनेस्टी के रूलर्स को देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा हेरेक डायनेस्टी के बाद नाग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी को देखा। नाग डायनेस्टी के बाद हम लोगों ने नंद डायनेस्टी को देखा, नंद डायनेस्टी को देखा। देखिए ये जो हेरेक डायनेस्टी है इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसको पितृहंता, पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है भाई, देख लीजिए। पितृहंता वंश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? देखिए मैंने आपको ये पढ़ाते समय आपको बताया था कि जो बिंबिसार थे, ठीक है, जो बिंबिसार थे इनकी हत्या कौन कर देता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या कर देता है? इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, फिर जो अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन, ठीक, ये क्या करता है? ये इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, और फिर ये कहानी ऐसे चलती रहती है और हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। इसी वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इन्वेजन्स को देखते हैं, इन्वेजन्स को। ठीक है, इन्वेजन्स को तो देखिए दो इन्वेजन्स हुए हैं हमारे टाइम में, मतलब हमारे इंडिया में। सबसे पहला जो इन्वेजन है एक ईरानियन इन्वेजन है, ईरानियन इन्वेजन। ठीक है, और जो दूसरा है वो है ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, ग्रीक इन्वेजन, या इसको हम लोग कहते हैं यूनानी आक्रमण। ठीक है, यूनानी आक्रमण। ठीक है भाई, यूनानी आक्रमण भी कहते हैं हम लोग। और ये क्या है? ये है हमारा पर्शियन, पर्शिया वाला ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन। ठीक है, ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन। तो इसमें देखिए किसका इन्वेजन मिलता है? तो इसमें एक इन्वेजन होगा, एक रूलर होगा साइरस थर्ड का। ठीक है, और फिर एक रूलर है देखिए डेरियस, डेरियस फर्स्ट का। ठीक है, इन दो लोगों का आक्रमण होता है, एक इनका और एक इनका। उसके बाद यूनानी आक्रमण में अगर हम देखें तो देखिए भाई यूनानी आक्रमण आक्रमण में अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। और ये कब करते हैं इन्वेजन? ये देखिए भाई 326 बीसी में इन्वेजन करते हैं। ठीक है, और इनका इन्वेजन कब होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ईरानियन इन्वेजन को देखते हैं, इसके इन्वेजन को और इन्वेजन की वजह से आए प्रभावों को देखते हैं, और फिर ग्रीक रिवोल्यूशन, ग्रीक इन्वेजन को देखते हैं और इसके इन्वेजन से आए प्रभावों को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर ईरानियन इन्वेजन की हम बात करें, ठीक है, ईरानियन इन्वेजन की, तो ईरानियन इन्वेजन में देखिए क्या आ जाएगा हमारा। ईरानियन इन्वेजन जो पहला हुआ था वो अनसक्सेसफुल हुआ था, और अनसक्सेसफुल हुआ था तो ये किसके, जब सीरियस थर्ड ने किया था, एक रूलर था सीरियस थर्ड, इसने जब किया तो अनसक्सेसफुल हुआ। फिर सेकंड अटेम्प्ट होता है, और सेकंड अटेम्प्ट कब होता है? 516 बीसी में सेकंड अटेम्प्ट होता है, और ये करता है डेरियस, डेरियस फर्स्ट नाम का कोई शासक होता है जो आक्रमण करता है। और देखिए भाई इसके आक्रमण में क्या होता है कि यहां पर एक एम्पायर था जिसका नाम था हखामनी एम्पायर, हखामनी एम्पायर, एम्पायर पर्शिया। ठीक, पर्शिया, और ये यहां पर था। अब देखिए क्या करता है, और ये जो डेरियस है ये किस वंश का था? हखामनी एम्पायर का। ये हखामनी एम्पायर का था, देखिए भाई ये हखामनी एम्पायर का था, हखामनी साम्राज्य का था।
ठीक है, ये हखामनी साम्राज्य का था, हखामनी एम्पायर का था। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर अटैक करता है और ये वाला जो एरिया है इसको अनेक्स कर लेता है। ठीक है, इसको अनेक्स कर लेता है। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, देखिए इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए भाई, एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बेहस्तून। बेहस्तून इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। बेहस्तून इंस्क्रिप्शन पे से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बारे में। और देखें तो मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है भाई, हेरोडोट्स हैं। ठीक, हेरोडोट्स हैं। और इनकी एक पुस्तक है, क्या बताया था मैंने, दी हिस्टोरिका। ठीक है, दी हिस्टोरिका नाम की इनकी एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने इस इन्वेजन को लिखा है। ठीक है, और इस इन्वेजन में इन्होंने क्या लिखा है कि जो न्यू लैंड कॉन्कर की गई थी, न्यू लैंड कॉन्कर्ड जो की गई थी, न्यू लैंड कॉन्कर्ड वाज मेड 20th प्रोविंस, 20th प्रोविंस, 20th प्रोविंस ऑफ हखामनी एम्पायर, ऑफ हखामनी एम्पायर। ठीक है, एक तो ये बात इसमें लिखी गई है, और दूसरी बात भाई देखिए क्या लिखा गया है। दूसरी बात जो इसमें लिखी गई है वो ये है कि ये जो क्या कहते हैं, नया लैंड जो इन्होंने कॉन्कोर किया था, ये 20वां प्रांत बना दिया गया। और देखिए दिस प्रोविंस वाज, भाई ये जो प्रांत था, दिस प्रोविंस वाज रिसोर्स रिच। ये जो प्रांत है भाई, ये रिसोर्स रिच था, इतना ज्यादा रिच था कि सारा जो कर था वो 19 प्रांतों का एक साइड और इसका कर एक साइड हुआ करता था। इतना बढ़िया और इतना रिच जो है इसका प्रोविंस था, हर एक चीज में समृद्ध था। ठीक है, इससे पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता में हमने देखा था कि कैसे मेहरगढ़ सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता के धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें थी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत उपजाऊ ये एरिया था। ठीक है, और इसको डेरियस, देखिए इसके और भी अलग अलग नाम मिलते हैं जो रूलर थे। तो रूलर का नाम देखिए भाई, कहीं पर आपको दारा लिखा मिलेगा, दारा फर्स्ट, कहीं पर आपको डेरियस लिखा मिलेगा, डेरियस फर्स्ट। ठीक है, डेरियस फर्स्ट। तो ये सब एक ही जगह है। ठीक है, ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। फिर आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस आए, चेंजेस आफ्टर इन्वेजन। ठीक है भाई, चेंजेस आफ्टर इन्वेजन क्या क्या है, चेंजेस आफ्टर इन्वेजन। तो क्या क्या चेंजेस इन्वेजन के बारे बाद में आए, तो देखिए जो सबसे पहला चेंज था वो ये था कि द हैबिट ऑफ, द हैबिट ऑफ, द हैबिट ऑफ इरेक्टिंग इंस्क्रिप्शन, द हैबिट ऑफ इरेक्टिंग इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन बिकेम कॉमन। ठीक है, जो अभिलेख लिखाने का, अभिलेख लिखाने की जो आदत थी, अब देखते हैं कि वो सारे साम्राज्य में आ गई। जैसे अगर हम देखें तो इसके साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, मौर्य साम्राज्य में, मौर्य डायनेस्टी में देखते हैं इंस्क्रिप्शन लिखाने के सारे साधन मिल गए। दूसरा देखिए कि भाई मोनोलिथिक, मोनोलिथिक इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन विथ बेल, इसका प्रचलन हो गया भाई। ठीक है, मोनोलिथिक इंस्क्रिप्शन विथ बेल। और देखिए भाई इसके बाद करेंसी ऑफ पर्शिया, पर्शिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इट बिकेम विजिबल। ठीक है भाई, बिकेम विजिबल, बिकेम विजिबल।
और हम देखते हैं कि नए पर्शियन टर्म, फिर देखते हैं क्या चेंजेस आए भाई। न्यू पर्शियन लैंग्वेज टर्म, इंटीग्रेट विथ लोकल टर्म, जो पर्शिया के शब्द थे या जो पर्शिया की शब्दावली थी जो हखामनी साम्राज्य में हुआ करती थी, देखिए अब वो क्या होता है कि वो अब धीरे धीरे भारतीय भूमि में प्रचलन में आने लगे। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ अगर, तो एग्जाम्पल देखिए भाई, एक शब्द था जिसका नाम था दीपी, और दीपी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर दीपी हो गई हमारी राजयाज्ञा, को दीपी कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। या इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ किंग, भाई दीपी। तो ये चीज यहाँ पर सामने आ गई। और फिर हम देखते हैं कि क्या बदलाव हुए, तो देखिए भाई, न्यू लैंग्वेजेस गॉट इवॉल्व्ड, कौन कौन सी लैंग्वेज थी भाई, ये भी देख लेते हैं। जैसे अरामेक स्क्रिप्ट, ठीक है, अरामेक स्क्रिप्ट एक आ गई। दूसरी देखिए खारोष्ठी स्क्रिप्ट, ये भी भाई देखिए प्रचलन में आ गया, ठीक है। खारोष्ठी स्क्रिप्ट कैसी होती भाई, देखिए अगर इस लिपि को बताएं तो पहले ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा, और फिर ऐसे लिखा जाएगा। मतलब एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, और फिर एक बार इधर से। ये एक पेज है मान लेते हैं, ठीक है। तो खारोष्ठी स्क्रिप्ट इवॉल्व हो गई भाई। तो ये सारे कुछ चेंजेस थे जो इसके इन्वेजन से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसके इन्वेजन से हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हमारा अगला इन्वेजन कौन सा था, तो देखिए जो हमारा अगला इन्वेजन था वो अलेक्जेंडर का था, ठीक है। और ये किसके, इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप सेकंड। और ये कौन थे भाई, अलेक्जेंडर। और इनका जन्म कहाँ से हुआ था, इनका बर्थ प्लेस क्या था भाई, तो देखिए इनका जो बर्थ हुआ था वो मैकेडोनिया में हुआ था, और ये जो इनके फादर थे ये किंग थे, ठीक है। और इनका एक ड्रीम था, विक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व को जीतने का, विक्ट्री ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। अभी जो हम लोग इन्वेजन पढ़ रहे हैं वो हमारा ग्रीक इन्वेजन है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा ग्रीक इन्वेजन है, ठीक है, वो हमारा ग्रीक इन्वेजन है। तो इनका बर्थ प्लेस मैकेडोनिया था। और इनके जो गुरु थे, ठीक है, इनके जो गुरु थे वो कौन थे, इनके गुरु देखिए कौन थे, वो थे अरिस्टोटल थे, या जिन्हें अरस्तु भी कहते हैं, दार्शनिक भी थे, ठीक है। तो ये इनका आशीर्वाद लेकर और चलते हैं सारे साम्राज्य को जीतने, ठीक है, सारे साम्राज्य को जीतने चलते हैं। और देखिए भाई इस कड़ी में क्या होता है कि, देखिए इस कड़ी में क्या होता है भाई कि, इस कड़ी में क्या होता है कि इनका जो साम्राज्य था ग्रीक साम्राज्य, वो देखिए फैला हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य पे, ये इनसे 40 गुना बड़ा था साम्राज्य, ठीक है, इस पर ये अटैक करते हैं और जीत जाते हैं। और जब ये जीत जाते हैं तो देखिए भाई इनकी जो बाउंड्री है वो कहाँ पर मिलती है, वो आकर, ठीक है, वो आकर भारत सीमा से लग जाती है,
भारत की सीमा से लग जाती है, ठीक है, वो आकर भारत की सीमा से मिल जाती है। फिर क्या होता है भाई, जब ये भारत पर आक्रमण करने जाते हैं तो एक राजा है जिसका नाम है किंग पोरस, किंग पोरस। और ये देखिए भाई रावी नदी के तट पर, रावी रिवर के तट पर, ठीक है। देखिए भाई होता क्या है कि ये हमारी सिंधु नदी ऐसे जाती है, ठीक है। फिर देखिए झेलम नदी ऐसे निकलती है और ऐसे मिलती है। फिर देखिए चिनाब नदी, यहाँ से फिर एक सतलज नदी ऐसे जाती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिलती है। और फिर एक नदी है देखिए भाई ऐसे आती है और वो चिनाब नदी है। और फिर यहाँ पर एक नदी है रावी और ऐसे एक निकलती व्यास और ऐसे आकर मिल जाती है। ये हमारी इंडस रिवर है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो देखिए रावी नदी के तट पर यहाँ पर कहीं एक किंगडम बसा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर पोरस किंग जो है इनका साम्राज्य था। तो अब क्या होता है भाई कि 326 बीसी में बैटल ऑफ हाइडोस्पीज, बैटल ऑफ हाइडोस्पीज होता है, हाइडोस्पीज होता है, बैटल ऑफ हाइडोस्पीज होता है किसके किसके बीच में भाई, तो देखिए किंग पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर के बीच में, वर्सेस अलेक्जेंडर के बीच में। और यहाँ पर देखिए पोरस के साथ क्या होता है, अलेक्जेंडर के साथ इसका युद्ध होता है और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि राजा पोरस जो है वो हार जाते हैं। और हारने के बाद अलेक्जेंडर, ऐसा कहा जाता है कि इनका साम्राज्य जो है, साम्राज्य इनको वापस दे देता है। हालांकि ये सोचने वाले विषय है कि अगर ये हार गए होते तो जो अलेक्जेंडर था उसने इनका साम्राज्य वापस कैसे दे दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर का उद्देश्य ही यही था कि जहाँ जहाँ से हम आए हैं वहाँ वहाँ के जो भी क्षेत्र हैं उनको जीतते हुए चलें। और इस क्रम में देखिए क्या होता है कि इस क्रम में ये आता है और यहाँ पर भारत की भूमि पर जीत जाता है और उसके बाद राजा पोरस को जीता हुआ साम्राज्य वापस कर देता है। और वापस करने के बाद देखिए क्या होता है कि वापस करने के बाद ये कुछ समय तक भारत में रहता है और आज के आधुनिक जम्मू कश्मीर में अलेक्जेंड्रिया नाम का, अलेक्जेंड्रिया नाम के नगर की स्थापना करता है, अलेक्जेंड्रिया नाम के नगर की स्थापना करता है, ठीक है। और फिर देखिए ये क्या होता है, ये रिटर्न हो जाता है और रिटर्न होते समय एक जगह पड़ती है, ठीक है, एक जगह पड़ती है इराक में, इराक में वो जगह है जिसका नाम है बेबीलोन, बेबीलोन में। और बेबीलोन में देखिए 324 बीसी में, 324 बीसी में क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। 300 किस चीज़ से डेथ हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, इसको टाइफाइड हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। देखिए भाई यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब इस 324 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो इसका साम्राज्य जीता हुआ है उसका बंटवारा होता है, इसका जो साम्राज्य है इसके साम्राज्य का बंटवारा होता है, ठीक है, साम्राज्य का बंटवारा होता है, ठीक है, साम्राज्य का बंटवारा होता है। और इस साम्राज्य के बंटवारे में देखिए, देखिए भाई साम्राज्य के बंटवारे में ये वाला जो एरिया है, तो जब 323 में, 323 बीसी में जब डिवीज़न होता है, साम्राज्य के बंटवारे का डिवीज़न होता है तो इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो इसको इंक्लूड किया जाता है उस बंटवारे में, उस बंटवारे में ये वाला जो एरिया है इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। साम्राज्य का बंटवारा होता है मरने के बाद 323 में और उसमें इस एरिया को इंक्लूड किया जाता है। और देखिए कुछ रूलर्स आएंगे, नियार्कस, ठीक है,
तो इन सब में इनका बंटवारा होता है, साम्राज्य के दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया जाता है। और 323 बीसी में जब बंटवारा किया जाता है तो इस वाले क्षेत्र को शामिल किया जाता है कि बंटवारे में इसका भी बंटवारा होता है। लेकिन फिर अगर वही मैं आपसे कहूं कि फिर देखिए, जब ये डिवीजन होता है 321 में, 321 बीसी में एक संधि होती है ट्रिपेंडिस की संधि, ट्रिपेंडिस, ट्रीटी ऑफ ट्रिपेंडिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ट्रिपेंडिस या ट्रिपेंडिस की संधि, ठीक है, ट्रिपेंडिस की संधि होती है। और इस संधि में देखिए क्या होता है, फिर बंटवारा होता है, रीडिवीजन होता है, रीडिवीजन होता है, ठीक है भाई, रीडिवीजन होता है। और जब इस बार 321 बीसी में, इस बार जब 321 बीसी में डिवीजन होता है तो डिवीजन होगा भाई 321 बीसी में जब डिवीजन होगा तो यहां पर देखिए ये वाली जो जगह है इसको नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूडेड, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि 321 से 323 के मध्य कोई एक ऐसा 323 से 323 बीसी से देखिए भाई 321 बीसी के मध्य, इसके मध्य कोई एक ऐसा शासक आया, इसके मध्य क्या हुआ, कोई एक ऐसा रूलर आया, अ रूलर केम अंडर whom दिस एरिया वेंट, कोई एक ऐसा शासक आया, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये राज्य चला गया। और जैसा कि हमें पता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो 323 बीसी में 323 बीसी में मार के और 322 बीसी में गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है, 322 बीसी में गद्दी पर बैठ जाते हैं और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इसके आने के बाद क्या क्या चेंजेस आ गए। तो चेंजेस देखिए, चेंजेस आफ्टर, चेंजेस आफ्टर क्या देखेंगे हम लोग, ग्रीक इन्वेजन, चेंजेस आफ्टर ग्रीक इन्वेजन क्या क्या आ गए। तो देखिए भाई, कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड, कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड, कैलेंडर, रोमन कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई जो कैलेंडर था वो ग्रेगोरियन पद्धति पर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कर्टेंस थे, ठीक है, कर्टेंस इंट्रोड्यूस हो गए, कर्टेंस इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। फिर देखते हैं लिटरेचर, लिटरेचर एंड फिलॉसफी, लिटरेचर एंड फिलॉसफी गॉट इवॉल्व, गॉट इवॉल्व। क्यों भाई इवॉल्व हो गई, तो देखिए इसके पीछे भी वजह है। क्यों भाई, ये जो फिलॉसफी थी उस समय ऐसा कहा जाता था कि जो यूनान के दर्शक हैं, यूनान अपने दार्शनिकों, अपने दार्शनिकों, दार्शनिकों के लिए, दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था भाई, के लिए प्रसिद्ध था, अपने दार्शनिकों के लिए, दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था। तो लिटरेचर और फिलॉसफी इवॉल्व हो गई भाई। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो न्यू ट्रेड रूट्स, न्यू ट्रेड रूट्स टिल मिडिल एशिया, टिल मिडिल एशिया एंड यूरोप, यूरोप गॉट इवॉल्व, ठीक है। नया जो ट्रेड रूट था
वो देखिए खुलकर सामने आ गया और नए नए तरीके से व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा हो गया। जो व्यापार था भाई वो चल निकला। ठीक है, जो व्यापार था वो हमारा व्यापार चल निकला। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद फिर जो अगला शासन आता है वो मौर्य डायनेस्टी का आता है। और इसकी थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमिका आपको बता देता हूँ मौर्य डायनेस्टी की। देखिए भाई, तो मौर्य डायनेस्टी में देखिए क्या था। मौर्य डायनेस्टी में क्या था कि ये जो घनानंद है, ठीक है, घनानंद, इनसे जो है चाणक्य का विवाद हो जाता है। इनसे जो है चाणक्य का विवाद हो जाता है। इनसे चाणक्य का विवाद हो जाता है और चाणक्य के विवाद होने की वजह से, जो चाणक्य का विवाद था वो घनानंद से हो जाता है। और इनसे विवाद होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये इनको चैलेंज करते हैं घनानंद को कि ठीक है मैं आपके साम्राज्य को उठाकर फेंक दूंगा। दरअसल ये दोनों एक ही गुरुकुल से पढ़े होते हैं और उस गुरुकुल में क्या होता है कि ये कहते हैं कि ठीक है जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें मदद करने के लिए आऊँगा। फिर इन्हें एक यज्ञ करना होता है चाणक्य को, और यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये घनानंद के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे कुछ धन की आवश्यकता है और आपने बोला था कि मुझे मदद करेंगे। तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ धन और गायों की आवश्यकता है तो आप मुझे दे दीजिए। तो जो घनानंद है वो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, और अगर तुम कह रहे हो, अगर तुम मुझसे भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुम हक के बदले मांग रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं हक नहीं मांग रहा हूँ, मैं हक मांग रहा हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा। तो जो घनानंद होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है, इन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया जाए। और धक्के मारकर उसको बाहर करा देते हैं। और धक्के मारकर बाहर कराने के बाद देखिए क्या होता है कि फिर इनकी शिखा खुल जाती है और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आप जानते हैं कि कैसे कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ और करो जाकर, ठीक है। और फिर ये चाणक्य जो है रास्ते में जाता है और इसको एक बालक मिलता है, चंद्रगुप्त नाम का बालक मिलता है। और वो लोग क्या होता है, राज खेल खेल रहे होते हैं। राज खेल नाम का एक खेल होता है, उसको खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो रूलर बनेगा और उसके सामने क्या होता है, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसके सामने लोग कहते हैं कि कुछ बच्चों को लेकर आते हैं, ये गद्दी पर बैठा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे लेकर आते हैं और कहता है कि इसने राजद्रोह किया है। तो चंद्रगुप्त बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है राजद्रोह की तो एक ही सजा है कि इसे मृत्युदंड दिया जाए। तो उसकी इस बात से जो है चाणक्य जो है बहुत प्रभावित हो जाते हैं और इस बच्चे को ले जाते हैं और कहते हैं ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद इसको ट्रेन करते हैं चाणक्य, सारी कलाएं सिखाते हैं, अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं। अपने साथ कहाँ ले जाएंगे, इसको तक्षशिला ले जाएंगे और वहां पर इसकी ट्रेनिंग करेंगे। और ट्रेनिंग करने के बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर नंद एम्पायर था, यहाँ पर नंद साम्राज्य होता है और यहाँ पर ये तक्षशिला है, ये तक्षशिला है। तो ये क्या करते हैं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं यहाँ पर आक्रमण करने, और यहाँ पर आक्रमण करते हैं, वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। और अनसक्सेसफुल जब हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि ये झाड़ियों में छिपे रहते हैं। तो कहानी ये होती है कि एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, तो चपाती ऐसे फूली रहती है, तो एक माँ उसको चपाती देती है खाने के लिए, और ये झाड़ियों में छिपकर चंद्रगुप्त सुना करते हैं। और बच्चा क्या करता है, ऐसे उंगली डाल के चपाती को फोड़ता है, तो जो स्टीम होती है, स्टीम से उसकी उंगली जल जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि देखो तुम भी वो गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में गलती की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने गलती की थी, तुम सीधे बीच में रोटी को फाड़ रहे हो, किनारे से फाड़ो तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम वो गलती मत करो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इससे उसको पता चलता है कि अरे मैंने क्या गलती की थी, मैं यहाँ से आया और सीधे यहाँ पर मैंने आक्रमण बोल दिया। अगर मैंने यहाँ पर आक्रमण बोला होता और यहाँ से धीरे धीरे कैप्चर करता तो मैं जीत सकता था। तो चंद्रगुप्त को ये बात समझ में आ जाती है और फिर वो वापस जब हमला करता है
तो एक बहुत बड़े साम्राज्य, एकीकृत साम्राज्य को सबसे पहले, अगर एकीकृत साम्राज्य की बात की जाए तो सबसे पहले एकीकृत साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा छूट जाता है और वो है बुद्ध एंड जैन का, क्योंकि बुद्ध एंड जैन धर्म जो है, बुद्ध एंड जैन धर्म जो है इसको भी पढ़ना अनिवार्य है, जो कि कंटेम्पोरेरी थे। हम देखते हैं तो मौर्य डायनेस्टी शुरू करने से पहले बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का एक लेक्चर हम लोग देखेंगे। एंड थैंक यू।